शरद जी ने कहा कि अनवर तुम चले जाना उस मीटिंग में, तो मैंने उनको कहा कि आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्षेत्र में मधेपुरा जा रहे हैं, लोगों का क्या इस बारे में सोचते हैं। उन्होंने खुल करके अभी कोई बात नहीं की थी, चुप्पी साध लिए थे। तो हम समझना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों से, तो तुम चले जाना। तो हमने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप इसका समझते हैं ना कि क्या परिणाम होगा। हम जाएंगे और उसी समय हमको पार्टी निलंबित कर देंगे। वही हुआ, उधर से निकले तो आप लोग पत्रकार लोगों ने कहा कि आप तो निलंबित हो गए। तो हम तो, हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। मैं तो जानता था जिस काम के लिए हम अर्श से फर्श पर चले आए, वही काम 5 साल बाद नीतीश जी कर रहे हैं। तो आपकी पूरी राजनीति है, जब आप राज्यसभा में थे या उससे पहले भी जनता दल यूनाइटेड से जब आप जुड़े, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, 17 साल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ रहे, तब कोई असहजता की स्थिति नहीं थी आपके लिए? देखिए थोड़ी लंबी उसकी कहानी होगी। हमारा मन या हमारे समाज का मन नहीं। जब आपने पहली बार ये शब्द दिया पसमानदा, उस वक्त जब लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई होगी, आपने उन्हें समझाया होगा कि ये क्या है, उनका क्या रिएक्शन था इसको सुनने के बाद? देखिए असल में है ये कि उनको लोग सिखा देता था और वो मान जाते थे, सिखा देता था। वो एक बार आए मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक, कुरान एक, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक। अनवर भाई तू पसमानदा कहाँ से निकाल ले लो, ये हलाल खोर क्या होता है, ये सब बोलते थे। वो तो उनकी शैली, तो हम भी भोजपुरिया ठहरे। हाँ, तो हम भी कह देते थे कि अरे भाई दो ही जात न होता है, एगो हराम खोर होता है, एगो हलाल खोर होता है। तो बड़ी हंसे मजा भी लेते हैं। होगी अभी हालिया में सर्वे आ गया है, बिहार सरकार ने कराया, सब तरफ इसकी तारीफ हो रही है कि ये होना चाहिए था। बहुत सालों के बाद बिहार सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन सवाल भी उठने लगे। कई जातियों का कहना है कि कई क्या जो जातियां सर्वश्रेष्ठ आई हैं उनका भी कहना जो सबसे ज़्यादा है कि भाई हमारी भी गिनती कम है। खैर हम इसमें नहीं जाते क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जातीय जनगणना की जो सर्वे आई है, इससे आने वाले चुनाव में बहुत फर्क पड़ने वाला है? मोहन जी, मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि जाति जनगणना की मांग 18 दिसंबर 2009 को, 11 में जनगणना होने वाली है, 18 दिसंबर 2009 को सबसे पहले मैं राज्यसभा में जाति जनगणना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। आज हमारे न्यूज रूम में एक खास मेहमान हैं, वरिष्ठ लेखक, चर्चित पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब। स्वागत करते हैं अली अनवर साहब सर आपका बिहार तक आने के लिए। शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं। सवालों की लंबी फहरिस्त है और शुरुआत चूंकि वहीं से करनी चाहिए जहां से आपने शुरुआत की। बतौर पत्रकार, फिर लेखक और फिर सियासत की पारी, कैसे और कब मन कर गया कि अब सियासत में जाना चाहिए? पत्रकारिता का इतना अनुभव, आपने कई किताबें भी लिखी, पासमानदा मुसलमानों के बारे में आप इतने बहुत कुछ लिख चुके हैं, लंबे समय से आप उन पर काम कर रहे हैं। सियासत में आने का फैसला कब से हुआ? देखिए अभिनव जी, सच पूछिए तो हमारे जीवन में सब कुछ यूं ही हो जाता है। कोई किसी चीज़ के लिए सचेत ढंग से हम प्रयास कभी किया नहीं। 8वां क्लास में जब मैं था और पटना में गोली चली थी 1967 में, तो स्कूल कॉलेज बंद हुए, कई महीने तक रहे। मैं 8वें दर्जे का विद्यार्थी था और फुल फ्री भी था। तो हमने एक पर्चा छपवा दिया, पढ़ाई नहीं तो फी नहीं। जब स्कूल खुला तो फी कलेक्शन होना शुरू हुआ। तो जिस हमारे स्कूल में उसके लिए उस छात्र आंदोलन में न कोई जुलूस निकला था, न कोई मीटिंग हुई थी, न कोई कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो हमारे दिमाग में बात आई कि भाई ये पढ़ाई जब नहीं हुई, हम लोग कहीं से इसमें आते नहीं, हड़ताल वगैरह किए नहीं,
तो फी क्यों वसूल हो रहा है। तो हमने पर्चा छपवा दिया और उस पर कुछ और सहयोगी छात्रों का मैं दस्तखत ले लिया। 13 लोग उस पर दस्तखत किए थे। उसमें मैं सबसे कम उम्र का था, सबसे कम दर्जे का भी। तो 13 लोगों ने पर्चा छपवा दिया। उसका शीर्षक था पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। उस समय 100 साल मैंने पूरा हो चुका था स्कूल का, डुमरांव राज हाई स्कूल बक्सर जिले के अंदर। तो 100 साल के इतिहास में इस तरह की कोई नाफरमानी या आंदोलन या कोई पर्चाबाजी भाषणबाजी नहीं हुई थी। वो पर्चा क्या छपा कि बवाल हुआ और 13 छात्र हम लोग रस्टिकेट कर दिए गए स्कूल से। अब हम लोग दौड़ते रहे। एजुकेशन के जो अफसर थे हम लोग के उस समय तक पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा DEO तक थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर। उस समय शांति रमन नाम की एक महिला थी। तो उन्होंने बात तो अच्छी की लेकिन कुछ मदद नहीं किया। तो हम लोग यूं ही 2 महीना इधर उधर भटकते रहे और उसी में मैनेजमेंट के लोगों का, प्रिंसिपल साहब का और कुछ दूसरे टीचर्स का कहना था कि ये तो तुम्हारी तो भाई फी माफ थी, तुमको ही करने की क्या जरूरत थी। तो हमने कहा कि हमको बुरा लगा तो इसलिए। तो तब तक सरकार बदल गई, संबित सरकार बनी, महामाया बाबू चीफ मिनिस्टर हुए, कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा मंत्री। देखिए क्या होता है, निजाम जब बदलता है तो ऑफिसर भी कैसे रंग तुरंत बदल देते हैं। अब बुला करके हमको चिट्ठी दी गई कि भाई जाओ स्कूल में। अब आदेश शिक्षा विभाग का हुआ कि जाओ स्कूल में। तो लेकिन एक सजा हमारी बरकरार रही, जो फी टूटा, फुल फ्रीज थे तो फी टूटा तो फिर फी नहीं। लेकिन अब हम सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमारे जो टीचर्स थे इतना मोहब्बत करते थे, हमको इतना प्यार करते थे, मदद हमारी करते थे कि मैं 8वें से 12वें दर्जे तक मैं फी नहीं भरना पड़ा हमको। टीचर्स लोगों ने आपस में एक ग्रुप बन गया, वो लोग हमारी फी चुपचाप भर देते थे। तो बचपन से विद्रोही रहे हैं। शुरुआत से ही तो क्रांतिकारी आपकी उम्र उस वक्त 13 या 14 साल रही होगी बमुश्किल। अगर हम 5वीं से भी पढ़ाई शुरू करते तो 8वीं तक में 13 या 14 साल। चौथे क्लास में मेरा नामांकन पहली दूसरी तीसरी आपने पढ़ी नहीं पढ़ी है। तो और अचानक हमारे तभी से आप जो मतलब स्कूल पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, इस तरह के आंदोलन में थे। हाँ, और उसी का असर 2017 में भी दिखा। इसका देखिए, इसकी वजह जो हम अब सोचते हैं, उस समय तो नहीं मालूम हुआ, अब सोचते हैं कि इसकी वजह ये थी कि हमारे फादर जो थे डुमरांव महाराज के लालटेन फैक्ट्री में मजदूर थे। तो और स्कूल भी उस समय नेशनलाइज नहीं हुआ था, प्राइवेट था। तो महाराजा बहादुर कमल सिंह जी उसके मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके सचिव थे जनरल मैनेजर ठाकुर सुग्रीव सिंह जी। तो इन लोगों को कहा कि भाई ये तो बहुत खुराफाती लगता है, इसकी फी माफ, और फिर भी ये इस तरह का बवाल कर दिया। तो आप समझिए कि मैं कम उम्र का था, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए कहा गया पहले गार्जियन से। 13 लोगों में से 7 लोगों ने माफ़ी मांग ली। डुमरांव महाराज के दबाव में थे। मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा दबाव में थे, नौकरी जाने का खतरा था। लेकिन मेरे पिताजी उस समय अगर हमको 2 चांटे मारते और कहते कि चलो माफ़ी मांग रहे हैं तो हम लिख के दे दें, हम भी लिखेंगे, तुम भी दस्तखत कर देना उस पर। लेकिन हमारे पिताजी एक मजदूर होते हुए और ये जानते हुए कि फ़ी टूट गई है, तो अब फ़ी दे करके हमारे परिवार की स्थिति नहीं थी कि हम पढ़ाई कर सकें। तो अगर टीचर नहीं हमको सहयोग किए होते, उदय नारायण सिंह संजोग से एक टीचर का नाम था, वही लीडर एक तरह से थे, सब हमारा व्यवस्था कर देते थे। तो हमारी पढ़ाई छूट जाती, फी देना होता तो मैं नहीं पढ़ सकता था। इस तरह का परिवार था। पिताजी फैक्ट्री में भी काम करते थे, घर में आकर के बीड़ी बनाने का काम करते थे, मैं भी बीड़ी बनाने का काम उनके साथ मदद करता था।
तो ये स्थिति थी। तो कर्पूरी जी जब शिक्षा मंत्री बने तो आपसे आप बुला के जिला शिक्षा पदाधिकारी वही मोहतरमा थी शांति रमन जी भी, और उन्होंने हम लोग को बजाते चिट्ठी दी कि जाइए स्कूल में अब आपका रजिस्ट्रेशन वापस। सवाल आप हाँ, मेरा सवाल यही था कि इसी विद्रोही जो आप शुरू से विद्रोही रहे हैं, इसी का असर हुआ कि 2017 में आपने पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखिए, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जो बैकग्राउंड आप बता रहे हैं, देखिए 8वीं क्लास में कोई इस तरीके से नारे लगाए और वो भी जिसकी फीस माफ़ हो, और पूरे शिक्षा जगत के अफसरों को वो इस पे ला दे कि भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने जैसा कहा कि आपके पिताजी चूंकि फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूर थे, तो मुझे लगता है उसका लेफ्ट का असर भी शायद आपको, इसलिए आपने चूंकि वो चीजें देखी, वो लगता है कि वो असर लाल झंडा यूनियन के ही वो थे। उसके बाद फिर 2017 में नहीं थे, मजदूर ही थे। नहीं, लेकिन वो उसमें भी नेता होता है तो वो कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं थे। लेकिन क्या इसी सब चीजों का, चूंकि आप इस परिवेश में पले, तो इसीलिए 2017 में आते आते आपको लगा कि नहीं, अब जो है मतलब चीज़ें अब अपना रास्ता तय कर रही हैं, अब अलग रास्ता हो सकता है, या विरोध एक अलग लेवल का ये विरोध है जिसमें, क्योंकि उस वक्त तो डर इस बात का भी था ना कि यहाँ से राजनीतिक पारी खत्म हो सकती है। बिल्कुल, हमारा जेहन इस पर बिल्कुल साफ था कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल जानते हैं। जब शरद जी ने हमको सोनिया गांधी जी अपोजिशन लीडर्स की बैठक बुलाई सेशन के खत्म होने के दिन, तो शरद जी ने कहा कि अनवर तुम चले जाना उस मीटिंग में। तो मैंने उनको कहा कि आप भी चलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्षेत्र में मधेपुरा जा रहे हैं, लोगों का क्या इस बारे में सोचते हैं। उन्होंने खुल करके अभी कोई बात नहीं की थी, चुप्पी साध लिए थे। तो हम समझना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों से, तो तुम चले जाना अनवर। तो हमने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप इसका समझते हैं ना कि क्या परिणाम होगा। हम जाएंगे और उसी समय हमको पार्टी निलंबित कर देगी। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस स्टैंड से आप सहमत हैं कि नहीं जाना चाहिए बीजेपी के साथ, नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए, सहमत हैं, हालांकि कुछ बोले नहीं हैं, तो कम से कम हम लोग दोनों आदमी चलें। तो वो नहीं गए, वही हुआ, उधर से निकले तो आप लोग पत्रकार लोगों ने कहा कि आप तो निलंबित हो गए। तो हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं थी, मैं तो जानता था। लेकिन हमारा ये स्वभाव शुरू से रहा कि मैं अपने ज़मीर की बात सुनता। मैंने कहा भी यही था जब नीतीश जी गए अचानक, पाला बदले, तो हमने उनके साथ कोई बदकलामी वो ज़बानी नहीं की, उनकी कोई आलोचना नहीं की। बहुत शालीनता से हमने कहा कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जहाँ वो गए हैं वहाँ हम नहीं जा सकते। वजह हमने ये बताई कि हम लोग जो चुनाव जीते हैं 15 में, तो वो चुनाव जीते हैं एंटी बीजेपी माइंडेड है हमारा। तो आप हमारी पार्टी को या तो फ्रेश माइंडेड लेना चाहिए, चुनाव में चले जाना चाहिए, सरकार भंग कर देना चाहिए, और नहीं तो हम नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, किसी कमेटी में इस पर विचार होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्टी में भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो देश में भी डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो ये कैसी बात है भाई कि आप अचानक जा रहे हैं। तो एक अपने दिल की बात सुनने का कि एक अंदर से रहती है कि मैं वही कर रहा हूँ जो हमारा। इस वक्त फिर नीतीश कुमार ने आपसे कुछ कहा नहीं, कोई मुलाकात हुई जिसमें बातचीत हुई हो? ऐसा कोई संजोग नहीं आया है कि न उन्होंने हमको बुलाया, न हमने उनके यहाँ मैं उनके यहाँ न गया। ऐसा कोई इत्तेफाक भी नहीं हुआ कि हम लोग कहीं मिल जाएं। इन सालों में तो पार्टी के मतलब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदल गए, तो उसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, क्या उन लोगों से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, जिसके सामने आपने अपनी बात रखी हो, उन्होंने अपनी बात रखी? ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे भी कोई हमारी डायलॉग नहीं। उसके पहले जैसे आरसीपी सिंह थे, उसके पहले बाबू थे, तो आरसीपी सिंह थे, वो हम लोग साथ में थे, हरिवंश बाबू थे, हम लोग सब लोग साथी थे, या सब लोग साथ थे।
तो हमारी कोई कटुता नहीं थी और कोई प्रतिकार भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने अफसोस ही जताया। हाँ, एक बात यह है कि कई लोग आए, अब हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी ने उनको भेजा या वो अपने मन से आए, हमारा मन टटोलने के लिए कि कुछ आइस ब्रेक हुआ है, कुछ गुस्सा, आपका गुस्सा कहाँ है भाई। तो जब फिर नीतीश जी दोबारा चले गए एनडीए छोड़ करके और महागठबंधन में शामिल हुए, तो हमने उसका स्वागत किया और ये कहा कि जो जिस काम के लिए हम अर्श से फर्श पर चले आए, वही काम 5 साल बाद नीतीश जी कर रहे हैं, तो हमको तो अच्छा लग रहा है। अली अनवर साहब, यहाँ पे एक सवाल है जो आपकी पूरी राजनीति है। जब आप राज्यसभा में थे या उससे पहले भी जनता दल यूनाइटेड से जब आप जुड़े, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, 17 साल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ रहे, तब कोई असहजता की स्थिति नहीं थी आपके लिए? देखिए, थोड़ी लंबी उसकी कहानी होगी। हमारा मन या हमारे समाज का मन नहीं था, हम लोगों को बहुत झिझक थी जाने के लिए। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 6 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ, तो उस समय सारे लोग हमको अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ लाखों लोग का समर्थन था, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की एक्टिविटीज़ थी। हमारे मीटिंगों में लालू जी भी कई बार आ चुके थे, नीतीश जी भी आए कई बार, और दूसरे वीपी सिंह ने हमारी मसावात की जंग का रस्म इजरा जो है विमोचन गांधी मैदान में पटना के वीपी सिंह जी ने किया। 14 साल के बीच में वो हमारी किताब का ही विमोचन करने के लिए आए। 14 साल के बीच में बेचारे 7 साल पीछे नहीं थे, 7 साल बाद नहीं आए और बेचारे का निधन भी हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये कि हमने कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, हमने उनको मन टटोलने जो लोग आए, तो हमने कहा कि भाई गलती तो हमने नहीं की है, आप हमको समझा दीजिए कि हमसे क्या गलती हुई। पार्टी का मतलब तो कोई अंधभक्त होना नहीं है। हम तो जब उस समय थे तो नीतीश जी हमारे यहाँ कई बार आए और कई हमारे मित्र लोग, पत्रकार मित्र लोग आए और एक रास्ता बना। तो एक मीटिंग में नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी को जब चुनाव होने वाला था, सब हमको कांटेक्ट कर रहे थे, तो हमने एक सर्किट मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग बुलाई अपने पूरे बिहार की, और उसमें अपना जो मांग पत्र था, अपना जो स्टैंडिंग था कि हमको क्या क्या चाहिए वो रखा, और हमने बुलाया। तीनों कह रहे थे कि हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। अब तीनों लोग पहले कह रहे थे कि हमको सिर्फ बुलाइए, उनको क्यों बुला रहे हैं। तो अब देखिए, जो लोग सरकार बनाने के लिए एग्री नहीं थे, वो हमारे मंच पर तीनों लोग आए एक साथ, एक दिन। अच्छा, एक दिन अलग, यही एक अंडरस्टैंडिंग बनी अंत में कि भाई टाइम स्लॉट अलग अलग। तो उम्र के ख्याल से हमने टाइम स्लॉट दिया। नीतीश जी सबसे छोटे उम्र में, तो वो पहले आए, उसके बाद लालू जी आए, उसके बाद रामविलास जी का था। लेकिन अचानक रामविलास जी की तबीयत खराब हो गई, और इतने लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं तो क्रॉस चेक करने आता है कि झूठो बहाना बना के। तो यहाँ के साथ हमारे मित्रों ने कहा कि नहीं, इनका सब कार्यक्रम ये है, उनको डायरिया हो गया था, तो वो नहीं आए। हमको फ़ोन किए, डॉक्टर से बात कराए कि इस मुसीबत में नहीं है, वरना नहीं आते। उस समय नीतीश जी को 54 आया था, लालू जी को 74 सीट आया था, रामविलास जी को 29 सीट आया था। तो हमारा 100 ग्राम ही वो पलरा जिधर रख दे उधर भारी हो जाए, तो हम तो वही 100 ग्राम के ये थे। तो उस समय नीतीश जी को हम लोगों ने इसलिए ऑप्ट किया कि देखिए, एक तो लालू जी ने, नीतीश जी ने कहा कि हम आप लोगों की मांग का समर्थन करते हैं, अभी हम एमपी हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप लोगों का सवाल उठाएंगे। अब मीटिंग के जा करके ही दूसरे, तीसरे या चौथे दिन उन्होंने पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा दिया। और जब इस सवाल को उठाया, पसमानदा के सवाल को,
तो उनकी विजय कुमार मल्होत्रा साहब जो बीजेपी ग्रुप के उसमें लीडर थे, उनसे इनकी बकझक हो गई और फिर पंचजन ने उनके खिलाफ कवर स्टोरी कर दी। तो हम लोगों को एक उनसे सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। लालू जी ने कहा था कि एक हफ्ते बाद, लालू जी का अपना स्टाइल है, अनवर भाई एक हफ्ता बाद, अगला हफ्ता तू आव लोग, तो हम चल के सोनिया गांधी से या मनमोहन सिंह से मिला के हम तो एजा आई तो जौन कहब लोग करब आ ओइजा हम मिला सकतनी। तो हम लोग गए। लालू यादव से अक्सर आपकी भोजपुरी में ही बातचीत होती है। हाँ, सबसे भोजपुरी हम लोग हैं, तो बुला करके आइए हम लोगों को मिलवे नहीं किए। उसमें राजनीति हो गई कि जो मुस्लिम एलिट हैं, ट्रेडिशनल जो लीडरशिप है, रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल, इन लोगों ने लालू जी को डरवा दिया कि झोला ले करके फटहा चप्पल पहन के घूमता है, उसके फेरा में पड़िएगा, हम लोग विद्रोह कर देंगे तो क्या हालत होगी। तो लालू जी डर गए। हम उस समय तो कुछ थे नहीं, एक अदद पत्रकार थे, वो संगठन बना करके हम काम कर रहे थे। तो लालू जी डर गए और लालू जी ने को और जो लोग उनको मना किए, उन लोगों ने लालू जी का एक प्रोग्राम पटना में रखवा दिया, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, अभी महमूद मदनी साहब के फादर वो थे, दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस के, और ये लोग गए और जाके कहा कि अली अनवर को आप बुलाए हैं सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से मिलाने के लिए, तो ये मुसलमानों की वो आदमी बांटने वाली राजनीति करता है, उसके साथ कीजिएगा तो हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। अब लालू जी प्रोग्राम भी दे दिए, वहाँ गए। हम लोग यहाँ आए तो लालू जी भेंटे नहीं करा रहे हैं, फोने नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस समय PS कृष्णन साहब, रिटायर्ड IAS, वो हमारे डेलीगेशन में थे। हमारे डेलीगेशन में अशफाक हुसैन अंसारी, ex-MP इंदिरा गांधी के समय के वो लोग थे। माने देश के कई राज्यों, बंगाल में, आंध्र प्रदेश से कई, हमारे संगठन के 25 आदमी हम लोग पहाड़गंज में, उस समय कोई MP थे और हमारा कोई सरोकार था, हम लोग पहाड़गंज में 100-100 रुपया का, 200 रुपया का होटल लेके ठहरे हुए थे। आई बुला करके मिले भी नहीं किए। नीतीश जी ने एक काम किया कि हम लोगों का सवाल उठा दिया। और सबसे बड़ी बात थी, पत्रकार होने के नाते इतना अकल थी कि भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनका इस तरह से वायलेंट का तरीका नहीं था। अब मोदी जी सीन में आ रहे हैं, वो लीडर हो गए। तो ये अगर आएंगे, ये आ रहे हैं, तो हम लोगों को दिक्कत होगी इनके साथ। तो इसीलिए ये, बल्कि हमने ये कहा कि अगर ये आएंगे, नीतीश जी से कहा, तो गुजरात को, पूरे देश को गुजरात बना देंगे। इसीलिए हम लोग उनके साथ गए। और नीतीश जी ने जो हम लोगों से वादा किया था वो उन्होंने किया। हम लोगों को जो आरक्षण देने का बात थे, हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में तालीमी मरकज की बात थी, कब्रस्तान ये करने की बात थी। और हमारे साथ तो तय, हमको तो उन्होंने कहा कि 25% रिजर्वेशन अति पिछड़ा को। हमने भी उनको कहा, उन्होंने भी कहा कि अति पिछड़ा सिर्फ मुसलमान को नहीं, अति पिछड़ा हिंदू और मुसलमान दोनों को नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में 20% रिजर्वेशन मैंने दिया। तो हमने उनको कहा कि हमसे तो आप कहे थे 25%, तो उन्होंने कहा कि लोग विरोध करने लगे थे, तो अभी इतना देखिए, आप लोग संभालिए। और कोई, हमने कहा किसका मजाल है भाई कि विरोध करें। तो किसी ने विरोध नहीं किया, कोर्ट में भी नहीं वो कोई लेके गया मामले को। कौन इतना बड़ा, जो 36% अति पिछड़ा की आबादी अभी कास्ट सेंसस में आए हैं, और 27% तो OBC की है। तो OBC में 4 जातियां हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया, ये मिला करके कितना कंस्टिट्यूट करते हैं? 27%। उस समय तो एस्टिमेट कम ही था, ये तो जनगणना के बाद की। अदर देन दीज 4 कास्ट जो कंस्टिट्यूट करता है वो 36% से ज्यादा करता है। तो उसमें मुसलमान भी है ना। उस और संजोग की बात है कि पसमानदा मुसलमान उस अति पिछड़ा में, उसमें भी जिस बिरादरी से हम जुलाहा हैं, तो अंसारी हैं, तो हमारी बिरादरी उस अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा आबादी वाली बिरादरी है। तो इसीलिए समझ लीजिए
कि हम लोग जब मोदी जी का सीन में आए 13 में, तो हमने नीतीश जी को हाथ जोड़ लिया और हमने कहा कि भाई ये आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग लेकिन नहीं आजकल रहे। बात तो कर रहे हैं पासवानदा मुसलमानों की, लगातार कर भारतीय रहे हैं, जनता पार्टी भी कर रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, बिहार 2014 में से भी ही बात कर कर रहे हैं। लेते हैं, 2014 से ही। और आप भी कमोबेश इससे इत्तेफाक रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भले ये बात आप कह सकते हैं कि एक भी कोई सांसद को टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कहा जाता है पसमानदा मुसलमानों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। देखिए, पहली बात ये देखिए, कोई ब्रांड चल जाता है ना मार्केट में, तो उसकी डुप्लीकेटिंग बहुत होती है, नकल तो इसका ओरिजिनल क्या है? हैं? ओरिजिनल आप ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल पसमानदा के हम हैं, अभी जिंदा जावेद हम खड़े हैं। तो हम हैं जहां ये खबर आप लोग छापते हैं मोदी जी की, तो उसमें 4 लाइन बिना हमारा कोट लिए वो स्टोरी नहीं पूरा होती है। हमने 98 में पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया, कोई जानता था? पसमानदा का माने भी जानता था? हाँ, तो इसका इस शब्द का मतलब भी थोड़ा बताइए देखिए, आप दर्शकों को। पसमानदा जो पसमानदा है क्या? उर्दू दर्शक फारसी, समझना भी चाहेंगे। उर्दू फारसी का शब्द है पसमानदा। इसका मतलब है हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। आदमी शौक से पीछे नहीं छूटता है, या तो कोई कमजोरी है उसकी, कमी है, या उसको ढकेल करके पुश करके किनारे कर दिया जाता है। तो हम लोग हाशिए के लोग हैं। पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है। पसमानदा नाम भले उर्दू फारसी का ये शब्द है, लेकिन पसमानदा सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। पसमानदा हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी जो आते हैं वो भी पसमानदा में हैं। और देखिए, हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं और जितना कैटेगरी है, उस सब कैटेगरी, उस सब जात मुसलमान में है। हमने मसावात की जंग जब लिखा तो इसमें हमने बता दिया सब कि ये हिंदू समाज और मुसलमान समाज एक ही तरह का है। कास्ट सिस्टम भले उसके फलसफा में नहीं है, लेकिन वो व्यवहार में है। सिख में भी उनके धर्म ग्रंथ में तो कास्टिज्म नहीं है, उनके धर्म गुरुओं ने तो नहीं किया। बुद्धिस्ट में भी नहीं है। अगर बुद्धिस्ट में होता तो बाबा साहब क्यों जाते उसमें? तो ये तो देश जातीयता को लेकर, ईसाई में नहीं है। लेकिन ये देश ऐसा है कि बाबा साहब भी जिस धर्म को कबूल किया, उस धर्म में भी दलित का व्यवस्था करनी पड़ी वीपी सिंह सरकार के समय। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है, एक जमात, एक वर्ग है। पसमानदा डिनोट्स क्लास। तो जो भी आरक्षण के दायरे में आता है संविधान के तरीके में, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सब में पसमानदा मुसलमान है। फर्क इतना है कि 4 कैटेगरी में तो मान्यता है, एससी में, पसमानदा मुसलमान में भी सब पसमानदा मुसलमान दलित नहीं है। उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे भंगी है, हलाल खोर जिसको कहते हैं, मैला ढोने का काम करता है, स्कैवेंजर, स्वीपर, वो है। धोबी है मुस्लिम, सब है। भटियारा एगो जाति है जो डेरोगेटरी है। भटियारा माने बैठ चलन, इस तरह का नाम है, बजाते सरकार की सूची में है। उसी तरह से पंवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम नाऊ है, लोहार है, सोनार है। उसी तरह से जितनी जातियां हैं, राजपूत की तरह भी जातियां हैं, ब्राह्मण की तरह भी जातियां हैं, और अति पिछड़े में जो जातियां हैं वो सब जातियां हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, आप लोग का ये संस्थान काम कर रहा है, देख लीजिए। मुस्लिम त्यागी भी हैं, वो त्यागी, मुस्लिम त्यागी भूमियार होते हैं, सैफी लोहार होते हैं, जैदी बढ़ई होते हैं। तो हर तरह की जातियां, गुज्जर हैं, मुस्लिम भी गुज्जर हैं, अपना टाइटल लगाते हैं भाटी। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ ही है सब। तो इस मर्द को छिपाने की कोशिश हो रही थी पहले से, लेकिन हमने इसको उजागर किया। मसावात की जंग के बाद ये उजागर किया। और वो दूसरी
माने देश भर में अब इस पर रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है। सब लोग समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ भले धर्म ग्रंथों में नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस में कास्ट सिस्टम प्रवेल करता है, उस नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब तो जो लोग विरोध करते थे हमारे मुसलमानों में, जो लोग उनको मना करने गए थे, लालू जी को की मत मिलाइए सोनिया गांधी से, वो लोग यहाँ उनके बेटे रामलीला मैदान में 100 साल पुराना संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, वो लोग प्रस्ताव पास कर रहे हैं पसमानदा पर कि अब इससे इनकार करने से कोई फायदा नहीं है, ये पसमानदा है और इस नाम पर भेदभाव होता है, तो बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को कोशिश हम करेंगे और सरकार से भी कहेंगे कि उनकी जो मांगे हैं, उनके जो मसाइल प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरा करें। जब आपने पहली बार ये शब्द दिया पसमानदा, उस वक्त जब लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई होगी, आपने उन्हें समझाया होगा कि ये क्या है, उनका क्या रिएक्शन था इसको सुनने के बाद? देखिए, उस समय हमारी कई मीटिंग में आए, वो आए और उन्होंने कभी कहा नहीं कि अली जी पसमानदा कहा है? देखिए, असल में है ये कि उनको लोग सिखा देता था और वो मान जाते थे, सिखा देता था। वो एक बार आए मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक, कुरान एक, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक। अनवर भाई, तू पसमानदा कहाँ से निकाल दे लो? ये हलाल खोर क्या होता है? ये सब बोलते थे। वो तो उनकी शैली, तो हम भी भोजपुरिया ठहरे। हाँ, तो हम भी कह देते थे कि अरे भाई, दो ही जात न होता है, एगो हराम खोर होता है, एगो हलाल खोर होता है। तो बड़ी हंसे मजा भी लेते हैं। मंत्री एक नहीं है दुनिया में, उनका नाम नहीं लेंगे, उनके तरफ कह करके आप पूरा मुंह करके और पूरा हंसने लगे जब हमने उनको कहा, पूछा कि कहाँ कहाँ से तू शब्द निकाला था। तो हमारे कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने नीतीश जी को इसलिए सपोर्ट दिया कि भाई हम लोगों के लिए अपने एलाइड पार्टी से झगड़ा किए और हम लोगों को कहते थे कि हम समाजवादी हैं और हम तो हम थे, लेकिन उनके साथ रहते हुए आप हैरत कीजिएगा, उनके साथ रहते हुए हमने नोटबंदी का विरोध किया। ये आरसीपी सिंह, ये हरिवंश बाबू, ये नीतीश बाबू, ये सब लोग नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे। मैं उसी दल में था, मैं नोटबंदी का विरोध कर रहा था, पार्टी के फ्लोर पर भी, अब पार्टी से बाहर मीडिया से बात करते हुए भी मैं विरोध कर रहा था। बिल्कुल, वो बाद में उनको मानना पड़ा। नहीं, हमने नोटबंदी का विरोध, जीएसटी का विरोध, क्योंकि भाई देखिए, हम पत्रकार हैं, वो कीड़ा है ना, हम लोग को तुरंत गलत और सही जब समझ जाएंगे तो लिखेंगे ही, बोलेंगे ही। तो इस पे भी सवाल करूंगा मैं, पत्रकार वाले हिस्से पर भी सवाल करूंगा। दिलचस्पी ये जानने की है, जब आपने नोटबंदी का विरोध किया, जीएसटी का विरोध किया और नीतीश कुमार की पार्टी से आप अलग भी हुए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी कोई अप्रोच नहीं किया गया अली अनवर साहब को? बड़े चेहरे, और बिहार में ऐसे भी कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है। देखिए, जब आदमी की उम्र अभी है सही सलामत, और तो रिश्ते तो बहुत आते हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन कबूल क्यों नहीं कर लेते? हाँ हाँ, कबूल इसलिए कि कुछ एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट किसी पोस्ट और पद के लिए नहीं, उसके भी ऑफर्स आते हैं। हमने कहा कि पहली बात कि भाई हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं, हमारा छोटा सा संगठन है, तो कोई हमारा फीडबैक सिस्टम नहीं है, तो हम तो एक हमारा यूएसपी जो है वो पसमानदा है, हम अपना पसमानदा चलाएंगे। पसमानदा की बात आप भी कीजिए ही नहीं, करिए भी। मोदी जी को एक लंबा चिट्ठी लिखा, जब पहली बार हैदराबाद में पसमानदा शब्द बोला, उनके श्रीमुख से निकला, बहुत वायरल हुई आपकी वो चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी हमने लिखा कि सुखद आश्चर्य हुआ आपके मुंह से सुन करके, लेकिन बुलडोजर भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो, घर वापसी के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर हमारे लोग पसमंदे न मारे जाते हैं सब। कोई भी देखिए, प्राकृतिक आपदा हो या मैन मेड कोई कहर बरपाए सरकार, उसमें जो कमजोर समाज का आदमी होता है वही उसकी चपेट में आता है। तो
हम लोग चपेट में आ रहे हैं तो बुलडोजर भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो, अब पसमानदा स्नेह यात्रा भी चले, तो ये दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? एक्शन में आइए, आप क्या कर रहे हैं पसमानदा के लिए? किया तो कुछ नहीं। तो इस तरह से इतना बेवकूफ है पसमानदा मुसलमान। और दूसरी चीज की पसमानदा जो शब्द है ये सेकुलर इसका क्रेडेंशियल है। पसमानदा शब्द भाईचारे का है, मोहब्बत का है। जो नफरत की राजनीति करेगा, कोई भी पार्टी करे, जो बांटने का काम कर, हमने तो सैकड़ों बिरादरियों को जुटाया। मैं एक बात बताता हूं, पसमानदा के नाम पर हमारी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें सिर्फ मुसलमान पसमानदा आता है। दलित भी आते हैं, हिंदू भी पसमानदा है, जितने पसमानदा के लोग हैं सब जगह बुलाते भी हैं। अभी मैं दिल्ली आया हूं तो अभी 20 तारीख को यहाँ भी मीटिंग है पसमानदा के नाम पर। अति पिछड़े दलित सब लोग मिलकर आ रहे हैं, मैं उसमें भी। एक आपकी किताब ही है वही मसावत, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मसावत की जगह। इसमें एक चैप्टर है जिसमें आपने लिखा है झीनी झीनी बिनी जात की चदरिया, और इसमें कई कहें तो अपनी तरफ की बिहार की कहावत जिसका आपने इस्तेमाल किया हर एक जाति को बताने के लिए। उसमें से एक कहावत है, डोम घर खैबो धोब घर खैबो ना। ये सब जब आप लिख रहे थे तो क्या वो सामने में बीती हुई चीज़ें चल रही थी, या आपका ये पत्रकार वाला अनुभव था जिसके बिहार पर आप शब्दों को बुनते चले गए और ये कहावतें आती गई? क्योंकि ये सब मतलब मुझे लगता है कि अब कहीं सुनने को नहीं मिलता, और आपने इसको लिखा है। मोहन जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। देखिए, कोई भी मुहावरा होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो अब वो मुहावरा समाज में वो बीमारी रहती है, तभी वो शब्द बनता है। मुहावरे, लतीफे, किसी को बेवकूफ समझने के लिए। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, सब पढ़ा होगा उसमें, हमने दिया है। डोम घर खाइबे धोब घर न खाइबे खैबो। ये चंपारण में जब गया तो चंपारण में लोगों ने बताया, वहां धोबी को हवारी बोलते हैं, हवारी शब्द धोबी के लिए। तो वो इतना कहने का मतलब है कि डोम के घर खा लेंगे वो ठीक है, लेकिन धोबी तो डोम से भी गया गुजरा है। तो ये सब कहावतें हैं। एक कहावत है कि कोदो मड़ुआ अन्न नहीं और जोल्हा दुनिया जन नहीं। माने जोल्हा दुनिया की आदमी में गिनती नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे कोदो मड़ुआ का अनाज में गिनती नहीं है। उनको पता नहीं है। हमारे दर्शक शायद कोदो और मरुआ जानते भी नहीं होंगे, आज के दर्शकों ने शायद छठ के समय में मड़ुआ देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं मोटे अनाज डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि मोटा अनाज। हाँ, मैलेट्स को लेके तो अब काफी चर्चा है। खैर, एक और सवाल आपसे कि जब पहली बार आपको ये कहा गया कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये किसने बताया आपको? किसका कॉल आया? किसने मुलाकात की? किसने कहा कि अली जी अब आप हमारे साथ हैं? मेरा सौभाग्य है या मैं साई नेचर का हूँ इस मामले में। अपने बारे में मैं कम सोचता हूँ, अपने लिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। फेलोशिप हमको मिला, प्रभास जोशी जी ने फेलोशिप दिया, के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप। इतने चर्चित पत्रकार। हाँ, हमको अपने में, उसमें आप जानते हैं पत्रकार लोग हैं, विज्ञापन निकलता है, क्लिपिंग्स भेजना पड़ता है, रिकमेंडेशन कराना पड़ता है। तो उसमें प्रभास जोशी जी ने हमको अपने से ऑफर दिया। जनसत्ता में जब हम थे, लिखते थे, तो हमारी राइटिंग की तरफ उनका ध्यान कुछ होगा, हम अनुमान से कह रहे हैं, तभी ना हमको बिना मांगे अप्लाई किए हमको फेलोशिप दिया। और ये भी नहीं कि सब्जेक्ट चुना दिया, हमने खुद सब्जेक्ट चुना, बिहार के दलित मुसलमान। वो इस नाम से वो किताब भी आ चुकी है हमारी। तो उन्होंने हमको ये किया, तो हमको अपने से मिल जाता है। नीतीश जी ने फोन किया हमको, 5 में उनको मदद किए, पूरा 1 महीना हेलीकॉप्टर पर उनके साथ घूमे, प्रचार किया। नीतीश जी सरकार में आ गए और मैं अपने काम में लग गया, अपना झोला लेकर हमारा घूमना शुरू था। तो एक दिन उन्होंने फोन किया, बुलाया कि आप राज्यसभा जाइए, तो नॉमिनेशन कीजिए। तो नॉमिनेशन करने के लिए पैसा भी हमने उन्हीं से लिया। मतलब इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी।
और न मैं कहने गया था कि हमको कुछ बना दीजिए। उन्होंने कहा, दो दो बार बनाया, 6 से 12, 12 से 18, दोनों बार मैंने। और पहली बार तो नॉमिनेशन करने के लिए 5,000 फीस था। हमने कहा कि आप नॉमिनेशन करने के लिए पैसा, तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया नहीं है। तो हमने कहा कि है क्या है नहीं, लेकिन हम तो आपकी पार्टी में है नहीं, हम जा रहे हैं तो आपके हो रहे हैं तो आप खर्चा कीजिए, फिर हम पार्टी में चंदा दे देंगे जितना तो इसका सब पर क्रेडिट आप लगे। देंगे अली अनवर साहब, ये मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे। अब राहें जुदा हैं आपकी नीतीश कुमार से। 2006 में भेजा उन्होंने, फिर 12 में भेजा, एक वैसे चेहरे को जो लगातार पसमानदा के लिए काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, लोगों तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। इसका क्रेडिट तो आप नीतीश कुमार को देते होंगे। ना ना, ये है, देखिए नीतीश कुमार जी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने हमको 2 बार बिना कहे, दूसरी बार में तो मैंने 2 महीना मिलना जुलना छोड़ दिया था, इसलिए लिहाज में कि अगर जाएंगे तो कहीं ये ना समझें कि अब इनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो रिन्यूअल के लिए बहुत आ रहे हैं, तो हमने मिलना जुलना बंद कर दिया। जब एक हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि आपका तय हो गया, आप जाइए, हाँ आप जा करके मिल लीजिए, तब हमने फोन किया कि मिलना चाहते हैं। तो देर रात, शाम को फोन किया तो देर रात आए कहीं से किसी प्रोग्राम से, तो हमको उन्होंने फोन किया कि कल सवेरे आइए कुटिया में चाय पीते हैं। तो वहाँ मैं गए और बहुत रिस्पेक्टफुली। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि उन्होंने, हमने पार्टी में नोटबंदी का विरोध, जीएसटी का विरोध, या पार्टी में मैं खुल करके किसी बात के लिए आलोचना करना हो तो मैं कोर ग्रुप में था, मैं करता था, लेकिन नीतीश जी ने कभी इसका बुरा नहीं माना और कभी हमको मना भी नहीं किया। ये उनका बड़प्पन है, इतनी आजादी। बिहार राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ बिल्कुल, सवाल मेरा सवाल यही था कि चूंकि अब बात आ गई और नीतीश कुमार की होगी, अभी हालिया में जाति आधारित सर्वे आ गया है जी, बिहार सरकार ने कराया, सब तरफ इसकी तारीफ हो रही है कि ये होना चाहिए था, बहुत सालों के बाद बिहार सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन सवाल भी उठने लगे, कई जातियों का कहना है कि कई क्या जो जातियां सर्वश्रेष्ठ आई हैं उनका भी कहना जो सबसे ज़्यादा है कि भाई हमारी भी गिनती कम है। खैर हम इसमें नहीं जाते क्योंकि टेक्निकल पार्ट। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जातीय जनगणना की जो सर्वे आई है इससे आने वाले चुनाव में बहुत फर्क पड़ने वाला है? मोहन जी, मैं फक्र के साथ कहता हूँ कि जाति जनगणना की मांग 18 दिसंबर 2009 को, 11 में जनगणना होने वाली है, 18 दिसंबर 2009 को सबसे पहले मैं राज्यसभा में जाति जनगणना की मांग की। बिल्कुल, जब मांग की तो किसी ने हम स्पेशल मेंशन के जरिए बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठाया। किसी एमपीज ने, हमारी पार्टी के भी एमपीज ने, किसी भी पिछड़े वर्ग के भी एमपी थे या दलित भी थे, स्पेशल मेंशन कोई आता है तो तरीका ये होता है कि लोग सेकंड करते हैं, हाथ उठा के या खड़ा हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन एक आदमी ने भी हमारी मांग का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको, उनके अंदर इसके महत्व की जानकारी नहीं थी या क्या था, अभी हम ये क्यों कहें। हमारी मांग अनसुनी कर दी गई। यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके सरकार की तरफ से कहा गया क्या ये हम नहीं करने वाले हैं, ये हमारी नीति के अनुसार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कह दिया साफ साफ। 2010 में अप्रैल महीने में बजट सेशन 2 पार्ट में होता है। सेकेंड पार्ट में लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये तीनों उस समय लोकसभा के मेंबर थे। हुआ ये कि जब हमने 9 में उठाया तो एक लड़का है राज नारायण, जनहित अभियान चलाता है, वो लड़का हमारे संपर्क में, बिहारी के, भागलपुर का, बहुत एक्टिव था। तो वो लोग, कुछ लड़के नौजवान गए शरद जी के यहाँ और जाके कहे कि एक मुसलमान एमपी उठा रहा है और कोई पिछड़ा वर्ग का एमपी उसका सपोर्ट तक नहीं कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल। तो नोटिस लिया, शरद जी ने बात की हो गई लालू जी से, मुलायम सिंह से, इन तीनों ने जब मिल करके तो उठाया पार्लियामेंट में, तो 3 पार्टियों के हेड थे। और दूसरी बात कि गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के नेता थे,
ये बेचारे चारों संजोग से 3 आदमी, एगो लालू जी जिंदा हैं उस समय, 3 आदमी गुजर भी गए। गोपीनाथ मुंडे साहब ने भी समर्थन किया, कई कांग्रेस दूसरी पार्टियों में जो ओबीसी के एमपीज थे उन लोगों ने सपोर्ट किया। तब हो गया कि हाँ ये जनगणना होगी, हुई भी, लेकिन उसका आंकड़ा नहीं आया। उसके बाद भी मैं सवाल उठाते रहा। इसलिए जाति जनगणना मैं मेरा एक एंगल ये था, जाति जनगणना को हम अपने एंगल से देख रहे थे कि उसका हमने नारा बनाया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। बुकलेट छपवा करके हर स्टेट का, यूपी का, हरियाणा का, दिल्ली का, बिहार का, झारखंड का, जहां जहां हिंदी प्रदेश है, अलग अलग जातियों की लिस्ट छाप करके और ये हमने छपवाया। हमारा मानना था कि ये जाति जनगणना, इसीलिए बीजेपी डर रही है कि जाति जनगणना उसमें अड़ंगा लगाती है। जाति जनगणना होने से जो कम्युनल पोलराइजेशन है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो गुब्बारा में हवा भरा गया है, वो मध्यम पड़ जाए, वो मध्यम नहीं, छेद हो जाएगा तो धड़ाम जमीन पर आ जाएगा। तो इसी डर से वो नहीं करा रहे हैं। तो हम इस एंगल से, और दूसरी बात ये कि जब हम यहाँ 3 मूर्ति लाइब्रेरी में मसावात की जंग के लिए पढ़ रहे थे, तब हमने देखा, यहाँ पर हमको मिला कि जब 1941 में जनगणना हो रही थी, देखिए 1931 के बाद भी एक बार और जनगणना हुई है 1941 में, लेकिन उस जनगणना का आंकड़ा इसलिए नहीं आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो उस समय हिंदू महासभा ये अपील कर रही थी हिंदुओं से कि जात मत लिखवाइए, हिंदू लिखवाइए। एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग यही अपील मुसलमानों से कर रही थी कि बिरादरी मत लिखवाइए, मुस्लिम लिखवाइए उसमें। तो हमारा कहना ये है कि ये दोनों तरह के जो फिरका परस्त एलिमेंट हैं हर धर्म के, वो कई जगह जाकर कई बिंदु पर एक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का इसका फायदा मिलेगा, जाहिर है मिलेगा। सबसे चुनाव में बेचैनी है हम लोग। अभी देखिए हम मीटिंग करके पटना से आए हैं, मीटिंग करके ट्रेन पकड़े हैं। कल चुनाव में फायदा पार्टियों को तो मिलेगा, लेकिन जिनकी लिए बात की जा रही थी, क्योंकि इसमें बात 2 चीजों की हुई थी। एक तो हम जाति की गणना करेंगे, वो तो आपने बता दिया, लेकिन बात ये भी हुई थी कि इनकी आर्थिक हालात भी बताए जाएंगे, जिसको लेकर अब समय ले लिया गया। कब तक बताएंगे यह पता नहीं। शीतकालीन सत्र में मोदी जी ने कहा है कि हम टेबल करेंगे उसको, अच्छी बात है। अब बहुत महत्वपूर्ण वो चीज है, आर्थिक जनगणना जो सर्वे हुआ है। तो देखिए इसका ये फायदा होगा, नहीं उससे जातियों को फायदा होगा कि मैं ये वही क्या आपको लगता है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको बेनिफिट होगा, उनके लिए सरकार अब और ज्यादा काम करेगी? देखिए संख्या बल ऐसी चीज है, गांव में जो परिवार नहीं, लेकिन अभी की राजनीति में तो उस संख्या बल को तो इन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके साइड कर दिया। उसी की काट के लिए तो ये आया है ना। हाँ, एंटीडोट है ना ये, उसका काट है और जबरदस्त काट है। अब तो पहले 27% में जो पूरा पिछड़ा वर्ग था, अब 36% उसके अलावा अति पिछड़ा। तो जो लोग अति पिछड़ा को समझते थे कि इस पर हम कृपा कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, वो कहेगा कि हम तो मेजर पार्ट हैं भाई, हम 36%। तो राहुल जी भी जो कह रहे हैं, हम लोग अच्छा लग रहा है कि कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम तो पहले से हम लोग बोल रहे थे कि हम 80 हैं, पसमानदा जो है मुसलमानों के बीच 80 हैं, जो हिंदू में रेशियो है वही हमारे यहाँ है। अब तो जो आंकड़ा आया है, हम लोगों की बात प्रूफ हो गई है। आपने जेडीयू को भी बहुत नजदीक से देखा है, वो भी उस दौर में देखा है जब जेडीयू का गठबंधन इधर गया उधर गया, वो चलता रहा। वो एक ऐसा समय था जब प्रयोग कर रहे थे नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार अभी भी प्रयोग धर्मी है, वो तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी वाला जो समीकरण है, नीतीश और लालू यादव का ये जो गठबंधन है, यहाँ से जो विपक्षी एकता की इन्होंने शुरुआत की है, इसको बेनिफिट होगा बिहार में? क्योंकि अब हमें मतलब देख के चुके, आप पत्रकार भी नहीं, एक पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है, क्या बिहार ही तय करेगा कि देश में सरकार किसकी बनेगी? जी देखिए बिहार, और इसमें मेरा एक दूसरा सवाल और है सर, कि चूंकि वो उसका जवाब भी आप पत्रकार के नाते दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे विपक्ष की तरफ से? देखिए पहली बात तो नीतीश जी ने मना कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं।
और प्रधानमंत्री कौन होगा अभी ये उचित समय नहीं है। जब लोग जीत के आएंगे, जो पार्टी बड़ी होगी जाहिर है कि उसका ज्यादा चलेगा। तो उसमें तो ये तय हो जाएगी कि बड़ी पार्टी तो फिर सबसे ना, ज्यादा ना, सीट नहीं, पे उसका कांग्रेस चलेगा। लड़ेगी। प्रधानमंत्री का पद तो बाद में आता है, लेकिन वोट तो उसके बाद में होगा। हाँ, तो वो लोग कोई पार्टी का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फायदा जहां तक बात है इसका फायदा होगा, संख्या बल से एक कुवत मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो वो एक ताकत मिलेगी। क्लेम जो देखिए, जो मंडल कमीशन ने तो 54% पर आरक्षण दिया था, अब तो 63% हो गया। तो ये तो हो गया ना। तो इसकी जरूरत इसलिए थी कि सारी योजनाएं जो बनानी है और पॉलिटिकल हिस्सेदारी अब तो देना पड़ेगा ना। पिछड़े वर्ग में भी जो डोमिनेटिंग कास्ट हैं, उनको अति पिछड़े को अपने साथ लेने के लिए ये करना पड़ेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि अगला जो चुनाव है 15 में तो बिहार ने प्रूफ कर दिया था, यही ना कन्वेंशन था, कांग्रेस थी, आरजेडी था, नीतीश कुमार थे। तो अब तो वो यहाँ तो बिहार में बना, दूसरी जगह बना, इंडिया गठबंधन दूसरी जगह भी बन गया, लेकिन बिहार में तो यह है, ऑलरेडी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपने 100 ग्राम की बात की थी, उस सवाल लेना मैं भूल गया था। 2024 में अली अनवर साहब की क्या भूमिका होगी, ये क्लियर कर दीजिए बिहार तक पर। अभी 100 ग्राम तो उस समय न थी। 100 ग्राम 2024 में भूमिका बता दीजिए। 100 ग्राम से हम लोग, कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए ना। 260 ग्राम हो गए, 100 ग्राम से 260 ग्राम हो गए, 250 ग्राम तो हो ही गए हम लोग। नहीं, तो अच्छी बात है, आप मतलब इसकी रटवाई भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 2024 में आपकी क्या रणनीति है, कैसे चुनाव में जा रहे हैं और किसको सपोर्ट कर? देखिए, आज की तारीख तक मैं किसी पार्टी में नहीं, मेरा ये मिशन है पसमानदा में भी एक पसमानदा वही तो मैं कह रहा हूं कि पसमानदा को आप क्या कहेंगे 2024 में, किन्हें वोट करना चाहिए? हम लोग पसमानदा कहेंगे कि पसमानदा का जो क्रेडेंशियल है वो सेकुलर है, भाईचारे का है, प्यार मोहब्बत का है, जोड़ने का है। जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं डीलिंग, रिलीजन को पॉलिटिक्स से डीलिंग करो, पॉलिटिक्स अलग, रिलीजन अलग, ये हमारा मानना है। और इसीलिए हमने पसमानदा चलाया कि पसमानदा नाम की न कोई जाति है न धर्म है, इसीलिए हमको बड़ी प्यार मिलता है हिंदू, दलित, पिछड़े, ये या जितने भी ऊंची जाति के लोग भी जो प्रोग्रेसिव हैं और जो चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं, उस सब लोग जो सम्मान देते हैं। अब उससे बड़ा चीज क्या होगा? हमको वो सम्मान हासिल है देश में विदेश में। मोदी जी अगर ये सम्मान देने के लिए तैयार हो जाएं, या इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी सम्मान देने के लिए तैयार हो जाएं, अली अनवर साहब किसका सम्मान? कथनी और करनी में फर्क करने का तमीज है। इतना दिन 25 साल पत्रकार रहने, 12 साल MP रहने के, हाँ, पत्ते समय पर न खोलेंगे। अभी चलिए बताएं। तो कौन सा फेज आपको सबसे अच्छा लगता है? जाते जाते पूछ लूं कि वो पत्रकार वाला फेज की कभी कभी अली अनवर साहब को लगता है कि यार पत्रकार ही में बहुत बेहतर था, या राज्यसभा के उस सांसद के नाते कि नहीं यार नेता बना तो अपने समाज को कुछ तो बता पाया कि देखो यहाँ से भी उठ के आदमी राज्यसभा पहुंच सकता है। इन दोनों में से अगर मैं तुलना करूं कि क्या सबसे बेहतरीन था कि यार ये मैं सही था, मैं कलम का सिपाही था, एकदम जादूगरी करता था, लोग जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। देखिए, जिंदगी में कई मौके, हम जब पहली बार MP बन के आए तो पार्लियामेंट के सामने पत्रकारों ने ये सवाल पूछा जो आप पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली यही सवाल। आज जो जवाब उस समय दिया था, हमने कहा कि देखिए, खुशी के बहुत से अवसर आते हैं, तकलीफ के भी आते हैं, शादी होती है तब, कोई एग्जाम पास किया तब, नौकरी भी हम कर चुके हैं, नौकरी लगी तब, ये सब समय हमको पहले ही हमारा बच्चा हुआ, पहले एक लड़का हुआ, तो जावेद हमारे हुए, तब मैं खुश हुआ, और MP बना तब भी हमको खुशी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा हमको खुशी हुई ये मसावात की जंग जो आपके हाथ में है, ये मसावात की जंग जब किताब आई 2001 में, BP सिंह ने गांधी मैदान में फार्मर
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब रिलीज किया, तो वो क्षण हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण था। आज भी हम कह रहे हैं कि हम मसावात की, बराबरी की, इंसानियत की स्थापना की, समाज को बांटने की नहीं, जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, और निश्चित रूप से आगे भी हम कोशिश करेंगे, जो कारवां यहाँ से शुरू हुआ है आगे भी बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। आप लोगों का भी।